नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं परमार मीडिया का यूट्यूब प्लेटफॉर्म द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर समसामयिक चर्चाओं का कार्यक्रम मंथन। आज मंथन के इस विशेष एपिसोड में हमारे बीच उपस्थित हैं मेरी बाईं ओर डॉक्टर अशोक प्रियमवत जी। आप सिवान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने विभिन्न मीडिया हाउसों में काम किया है, प्रिंट में काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक में काम किया है, डिजिटल मीडिया पर काम किया है। आप स्वतंत्र रूप से भी लेखन कार्य करते हैं। आप सिवान के इस्लामिया पीजी कॉलेज में हिंदी विभाग में प्राध्यापक हैं। आपने बीएचयू से अपनी पढ़ाई की है। आपका रिसर्च का विषय रहा है फिल्म, मीडिया, इन्हीं सब चीज़ों पर आपने रिसर्च भी किया है। तो आज के इस मंथन कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं और हम विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री मनोज कुमार सिंह जी। मनोज कुमार सिंह जी राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न चैनलों में आपने संपादक, उप संपादक के स्तर पर कार्य किया है। आप बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आपने फील्ड पर जाकर पत्रकारिता की है। स्वतंत्र रूप से भी आप कई न्यूज एजेंसी, विभिन्न मीडिया से जुड़े जो सर्वे होते हैं उन एजेंसियों के साथ आज आप जुड़े हुए हैं। और आज के इस मंथन के विशेष चर्चा में आप हमारे मेहमान हैं। आप दोनों लोगों का मंथन के इस कार्यक्रम में सिवान डायलॉग स्वागत करता है। नमस्कार। आइए हम चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय पर। परमार मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म द सिवान डायलॉग पर आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का स्वागत है। चुनाव परिणाम आ चुके हैं। सिवान ने अपना सांसद चुन दिया है। चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि जो एनडीए की सांसद प्रत्याशी थी उनके ऊपर विरोधियों के द्वारा, या यूं कहें कि जो लोग विरोधी नहीं भी थे, मतदाता भी थे, एनडीए के कोर मतदाता थे जिन्होंने एनडीए को वोट दिया, वे भी इस बात को बार बार कह रहे थे कि सांसद एकदम घरेलू महिला हैं, अनपढ़ हैं। विशेषकर सांसद के पति के विषय में बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे। उनका माले का बैकग्राउंड रहा है, ये तमाम तरह की बातें जो चुनाव में होती हैं। आप दोनों लोग सिवान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने सिवान के राजनीति को, मैं यूं कहूं कि आपने 90 के दशक से, डॉक्टर अशोक प्रियमवत जी तो 80 के दशक से, मतलब कांग्रेस के राज जब बिहार में होते थे तब से लेकर के अभी तक के परिस्थितियों को, आपने हर चुनाव को, सिवान की विभिन्न परिस्थितियों को बहुत नजदीक से देखा है। मनोज जी, आपने भी देखा है। नवनिर्वाचित सांसद विजय लक्ष्मी देवी और सांसद के पति, क्योंकि हम कितना भी सफाई दे दें कि विजय लक्ष्मी देवी सांसद हैं और वही सब कुछ करेंगी, तो ये मैं नहीं चाहता हूं कि हम आम लोगों की तरह बुलावा में रहें। हमारी जो व्यवस्था है, अभी अंतरिम व्यवस्था है, समाज की रचना है, उसमें सांसद के पति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो रमेश सिंह कुशवाहा जी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं इन सारे से। डॉक्टर अशोक प्रियमवत जी के साथ उनका बहुत पहले का नजदीकी संबंध भी रहा है, बातचीत, पत्रकार और एक जनप्रतिनिधि के नाते आपके साथ भी रहा है। इस चुनाव के दौरान भी आप लोग विभिन्न मुद्दों पर बराबर बातचीत करते रहे हैं, सारे लोग मिलकर के। तो हम दोनों लोगों से चाहेंगे, सबसे पहले डॉक्टर अशोक प्रियमवत जी से, कि क्या चुनौतियां हैं रमेश जी के सामने, विजया लक्ष्मी जी के सामने, और उनको कैसे वो निपटे। एक वरिष्ठ पत्रकार, सिवान के नागरिक, मतदाता के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि परसेप्शन। एनडीए प्रत्याशी के संबंध में जो धारणाएं समाज में पहले से बनी हुई थी वो निश्चित रूप से निराधार नहीं थी। माले की आक्रामकता और माले के संघर्ष का नेतृत्व करने के नाते माले द्वारा की गई पिछले 2 दशक की समस्त गतिविधियों के लिए उनको जिम्मेदार माना जाता है। आज भी ये धारणा आम लोगों में है।
यह निराधार नहीं है। और आज उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती, जब उन्होंने बिल्कुल विपरीत दिशा में राजनीति के इस पोल से उस पोल पर आई, नहीं, लाल झंडे की वो आक्रामकता भी देखा है सिवान ने, और आज गैरिक और भगवा सेफ्रॉन पहनकर वो घूमते हुए माले के उस नेता को भी सिवान देख रहा। जी। ये दोनों के बीच का संतुलन कायम करना एक कठिन काम है। उन्होंने जिन लोगों को माले के लिए और वर्ग संघर्ष के लिए, सर्वहारा के लिए ओरिएंट किया है 2 दशकों तक, उनको वे कैसे फिर से ओरिएंट करके यहाँ ले आएंगे, एनडीए के सोच और मूल्यों के साथ जोड़ेंगे, ये वहाँ चुनौती है। और एनडीए की विचारधारा के जो लोग हैं उनको ये कैसे समझा पाएंगे कि हम वो नहीं है जो 2 दशक पहले थे। तो ये चुनौती है, और हमें लगता है कि जब भी कोई व्यक्ति, बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं व्यक्ति के विचारों और सोच में, हर समय हुए हैं, तो अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ अब हमें यहीं रहना है, तो एनडीए के जो कोर वोटर्स हैं, जिनके और माले के बीच संघर्ष की कथाएं चलती रही हैं आज भी जनमानस में, उनको भी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी उदारता से। कोई एक व्यक्ति अगर आपके बीच आकर कहता है कि जो हुआ सो माफ करें, आज हम आपके साथ खड़े हैं, कह भी रहे हैं, तो हमें समस्त पूर्ववर्ती धारणाओं से बाहर आकर उन्हें स्वीकारना होगा, स्वीकारना चाहिए। तो ये एक दूसरे के लिए आवश्यक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा समय आएगा कि आने वाले दिनों में जो आज उनके बारे में सोच बनी है, अगले दिन एक प्रोग्रेसिव, एक सभी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले और तमाम छोटे छोटे उलझनों और कारणों से ज़मीन पर संघर्ष को बढ़ावा देने वाले जो मनोवृत्ति रही है, उससे ऊपर कर बाहर से संसाधनों को लाकर सिवान को डेवलप करने में विश्वास करेंगे। क्योंकि जब कम संसाधन होंगे तो आपसी झगड़े बढ़ेंगे, और बाहर से जब हम संसाधन लाकर यहाँ विकसित करेंगे तो ये संघर्ष नहीं होगा, बल्कि एक साथ एक टेबल पर बैठकर सभी अपने अपने हिस्से की रोटी खाएंगे। तो ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा इनके प्रयासों से। जो पोल, जो दूरियां बनी थी पिछले 2 दशकों 3 दशकों से राजनीति में, वो मिटेंगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा इनके प्रयासों से, हम ऐसा मानते हैं। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और यह एक अवसर है उनके लिए खुद को प्रूफ करने का। मनोज जी, मैं चाहूँगा कि इस चर्चा को आप सांसद और सांसद पति के बारे में जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, उसे आप अपने कुछ बहुमूल्य सुझाव दे करके कि हम उनसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, और हमारा सुझाव, यानी हम एक पत्रकार के नाते क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे। आप देखिए, निश्चित रूप से जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए, और शैक्षिक योग्यता जब चुनाव लड़ने के लिए तय नहीं है तो सीधे तौर पर अगर पढ़े लिखे लोगों की भी बात करें तो उनके लिए भी किसी सदन का सदस्य बनना नई बात होती है। कोई भी लोकसभा या विधानसभा अपनी कार्य संचालन नियमावली से चलती है, तो उसको समझने में समय लगता है किसी को। उसमें आपका निरक्षर होना तो मायने रख सकता है, लेकिन कम पढ़ा लिखा आदमी भी चीजों को बेहतर समझ सकता है अगर करने की इच्छा हो तो कहीं ना कहीं विजय लक्ष्मी देवी के सांसद निर्वाचित होने के बाद से सीधे तौर पर रमेश सिंह कुशवाहा उनके पति हैं। रमेश जी अनुभवी राजनेता रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने चर्चा की
कि सीधे सीधे लेफ्ट की राजनीति से सियासत जहां न ले जाए, आज विपरीत ध्रुव पर खड़े हैं। और मजे की बात है कि पहली बार बीजेपी के अलायंस के साथ उनकी पत्नी को टिकट मिला, घरेलू महिला थी। तो कहीं ना कहीं रमेश सिंह कुशवाहा को ही ये जनादेश है, अगर परोक्ष रूप से देखा जाए। और सिवान की जनता ने रमेश सिंह कुशवाहा के पिछले बैकग्राउंड को देखने के बावजूद भी अपनी मुहर लगा दी कि जनादेश उनके साथ है। तो बहुत बड़ी जवाबदेही सिवान की जनता ने रमेश सिंह कुशवाहा के कंधों पर रख दी। एक विचारधारा से निकल करके जेडीयू की राजनीति में वो आए थे, जेडीयू ने टिकट दिया, जीरादेई से विधायक भी चुने गए, फिर पार्टी ने टिकट काट दिया। उन्होंने पार्टी से बगावत नहीं किया था और शायद उसी का पुरस्कार था। तो एक अनुशासित राजनीतिक कार्यकर्ता होने की खूबियां उनके अंदर है, वो माले की राजनीति के दौरान भी दिखी और जेडीयू की राजनीति के दौरान भी देखी। और इस बार के चुनावी कैंपेन में खुल करके उन्होंने लोगों से कहा कि हाँ, मैं माले में रहा हूं और उस दौरान हमारी विचारधारा वो थी, आज मैं पूरी तरीके से बदल चुका हूं। उन्होंने जनता के सामने सफाई भी दी और वादे भी लोगों से किए कि हम जनाकांक्षाओं पर, जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, सिवान में एक बेहतर समाज और बेहतर विकास के एजेंडे पर काम करेंगे। तो अब गेंद रमेश सिंह कुशवाहा के पाले में है। केंद्र में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है और यहां से अब सांसद है। तो कई ऐसे लंबित मामले हैं, स्थानीय मुद्दे भी मायने रखते हैं जो आम जनहित से जुड़े हैं। एक उदाहरण मैं बताऊं, सिसवन ढाला ओवर ब्रिज का मामला। कई सांसद आए गए, सबने वायदे किए, कहीं कुछ नहीं हुआ, जनता परेशानी झेलती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली अंतर्राष्ट्रीय पहचान की जगह है, उस हिसाब से उसका विकास नहीं हुआ। यहां किसी जमाने में स्पिनिंग मिल था, अब वो नहीं रहा। तो स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन की दिशा में भी सांसद और उनके पति को काम करना चाहिए और केंद्र से अधिक योजनाओं का लाभ सिवान के लोगों को मिल सके। स्थानीय मुद्दों से लेकर के केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना चाहिए। और सबसे अहम है, सिवान की राजनीति में डॉक्टर साहब से भी नीचे चर्चा हो रही थी। 1985 के चुनाव को हम दोनों लोगों ने करीब से देखा था। तब मैं हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र हुआ करता था, लेकिन राजनीतिक समझ उसी समय से थी। तो सिवान में अपराध की बुनियाद पर भी राजनीति हुई। सिवान ने बहुत कुछ झेला है, सिवान की जनता ने। और देखिए कितनी कमाल की बात थी कि लाल झंडे से निकला आदमी भगवा ओढ़ करके और जनता की अदालत में खड़ा था, वोट मांग रहा था। और हरा झंडा जो मंडल की राजनीति और जात की राजनीति पर, आज भी आरजेडी का बेस वोटर जात और धर्म की ही राजनीति पर टिका हुआ है, उससे निकली हुई हिना साहब निर्दलीय जनता की अदालत में थी। वो भी सैफरन कलर के साथ ही जनता की अदालत में आई थी। तो यानी सिवान की जनता ने अपने पिछले राजनीतिक फैसलों में अपने जनादेश से बता दिया है कि सिवान की जनता शांति चाहती है, विकास चाहती है। और अब तक के सांसदों का ग्राफ क्या रहा, इस पर चर्चा नहीं करके हमारी एक नागरिक के रूप में अपेक्षा होगी नए सांसद और उनके पति से कि सिवान में शांति व्यवस्था स्थापित रहे, जातीय संघर्ष न दिखे और साथ साथ समावेशी विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को यहाँ धरातल पर उतार सके। तो यही उनकी सफलता होगी और फिर इसी आधार पर वो आगे जनता की अदालत में। बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। मित्रों, अभी आप परमार मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिवान डायलॉग पर मंथन कार्यक्रम देख रहे थे, सुन रहे थे और मंथन पर समसामयिक विषयों पर सिवान के दो वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अशोक प्रियंवद और मनोज कुमार सिंह जी से हमारी चर्चा हो रही थी। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप कमेंट करके बताएं और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस मंथन के इस एपिसोड को हम यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर हम किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप जहां भी हों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय सिया राम, जय भारत।